Hello everyone, welcome to Gyanam Punjab and a very warm welcome to today's class. So आज जो है हमारे डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल. ठीक है, सो उससे जो है हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स की कौन से कॉन्सेप्ट्स जो है वो यूज हुए हैं वो भी हम साथ में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है. फर्स्ट है विच फेस ऑफ सेल साइकिल. देखो हमारा टॉपिक जो है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. ठीक है, तो उसी से हम मेजरली क्वेश्चंस जो है वो आपके रहने वाले हैं. तो इसमें आपको अगर मैं थोड़ा सा एक आउटलाइन सा आइडिया सा दे दूं तो ये है आपकी सेल साइकिल. ठीक है, सेल साइकिल क्या है? कंप्लीट इवेंट है कि जब सेल डिवाइड करता है तो इस पूरे के पूरे इवेंट से जो है वो जाता है. इसमें कुछ आपके फेजेस रहते हैं. कौन कौन से फेजेस रहते हैं? जैसे G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया एंड M हो गया. ये चार फेजेस जो हैं वो आपके देखने को मिलते हैं इन सेल साइकिल. ठीक है, अब ये चारों फेजेस से जैसे ही सेल जाता है ये है आपका M फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं. तो अब एक सेल साइकिल ये हो गया. नेक्स्ट में अगर बात करूं सेल डिवीजन की, सेल डिवीजन की मैं बात करूं तो सेल जो है वो आपका दैट इज बेसिकली दो टाइप से डिवाइड कर सकता है. कैसे? एक तो हम बात करते हैं माइटोसिस और दूसरा हम बात करते हैं मियोसिस. ठीक है, तो इन दोनों टाइप से क्या कर सकता है? सेल डिवाइड कर सकता है. वहीं मियोसिस की मैं बात करूं वो भी आपका दो पार्ट्स में रहता है, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, आउटलाइन है. अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी, सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन क्या है, इजीली आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ पूछा गया है विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन आपको इनमें से कौन से फेज में देखने को मिलता है वो आपसे पूछा गया है. अब मैंने बोला चार फेज है, G1 है, S है, G2 है, M है. तो सभी फेजेस में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा. अब आपसे पूछा है डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन आपको मिलती है इन S फेज. ठीक है, सो बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. G1 में भी नहीं है, G2 में भी नहीं है, M में भी नहीं है. कौन से फेज में है? दैट इज इन S फेज. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. अब आपकी मैंने बोला दो टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं जिससे सेल क्या करता है? डिवाइड करता है. एक है आपकी माइटोसिस और दूसरी है आपकी मियोसिस. ठीक है, अब वही मैंने आपको बोला कि मियोसिस जब भी होगी तो मियोसिस आपकी दो स्टेजेस में होती है, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, हिंट दे दूं, तो मियोसिस 1 जो है वो आपकी रिडक्शनल डिवीजन है क्योंकि उसमें जेनेटिक कंटेंट हाफ हो जाता है. एंड मियोसिस 2 जो है वो आपकी इक्वेशनल डिवीजन रहती है, मतलब एज इट इज उसमें जेनेटिक कंटेंट आपका रहता है. वहीं माइटोसिस की बात करूं वो भी आपकी कौन सी डिवीजन है? दैट इज द इक्वेशनल वन. ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आपको देखने को मिलती हैं. वहीं अगर आप पूरी की पूरी प्रोसेस को स्टडी करोगे तब भी आपको एक आइडिया ओवरव्यू मिल जाएगा कैसे चीजें जो है वो वर्क करती हैं. नाउ माइटोसिस की मैं बात करूं, देखो अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे बोला गया है कि आपको डिफरेंस जो है वो बताना है किस किस के बीच में, माइटोसिस एंड मियोसिस. अब फर्स्ट देखो, माइटोसिस इन्वॉल्व टू सेल डिविजन्स व्हाइल मियोसिस इन्वॉल्व्स वन. माइटोसिस में दो सेल डिवीजन होती है और मियोसिस में एक होती है. ये तो उल्टा बोल दिया ना, माइटोसिस में एक ही होती है, मियोसिस में आपकी दो होती हैं. तो ये तो गलत हो गया. हमसे पूछा गया है मेजर डिफरेंस. सेकंड देखो, माइटोसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल्स वेयर मियोसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स. अब यहाँ पे ये हमें कुछ कुछ करेक्ट लग रहा है, कैसे करेक्ट लग रहा है वो हमें अब एक्सप्लेन करेंगे. थर्ड देखो, माइटोसिस प्रोड्यूस जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स व्हाइल मियोसिस प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स. कि मियोसिस में क्या होगा? जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स जो है देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट देखो, माइटोसिस अकर्स ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स व्हाइल मियोसिस इन सोमेटिक सेल्स. ये उल्टी स्टेटमेंट बोल दी गई है. यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी माइटोसिस है, माइटोसिस कौन से सेल्स में होती है? ये होती है आपके सोमेटिक सेल्स में. और वहीं अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस होती है आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स में. ठीक है, तो उल्टी स्टेटमेंट बोल दी गई है. दैट इज हाउ डी हमारा गलत हो गया. उसके बाद अब सी देखिए, सी में है कि माइटोसिस से आपके जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स देखने को मिलते हैं, बट नहीं, वो मियोसिस में होता है. क्यों? क्योंकि मियोसिस में आपकी क्रॉसिंग ओवर होता है और मियोसिस में ही आपका रिकॉम्बिनेशन एंड ऑल प्रोसेसेस आती हैं. ठीक है, तो ये तो नहीं होता. आपका माइटोसिस में आपके डिफरेंट वेरिएशंस जो है वो नहीं देखने को मिलती, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहते हैं, लेकिन मियोसिस में कैसे हो जाते हैं? जेनेटिकली डिफरेंट हो जाते हैं. तो अगेन उल्टी स्टेटमेंट है. फर्स्ट तो हमने गलत किया ही, तो दैट इज हाउ हमारी करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से कौन सी हो जाती है? ऑप्शन बी. मतलब
माइटोसिस से क्या होगा, डिप्लॉइड सेल्स की, मतलब 2n एज इट इज, क्योंकि पेरेंट्स आपके कैसे होंगे, यहाँ पे अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, दोनों पेरेंट्स कैसे होंगे, 2n, ठीक है। तो वहीं से अगर मैं बात करूं, यहाँ से ये 2 बनाएगा तो माइटोसिस में ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा, एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर मियोसिस की बात करूं, मियोसिस 1 रिडक्शनल है, अगर 2n है तो मियोसिस 1 के बाद वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सो मियोसिस रिजल्ट्स इन हैप्लॉइड सेल्स, दैट इज n, दैट इज ट्रू। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारी बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच फेज ऑफ मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर अकर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अभी मैंने आपको बोला कि मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन से फेज में आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ये भी इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि आपको ये भी खुद से ही बताना है कि मियोसिस 1 में है या मियोसिस 2 में है, इन्होंने कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया, राइट। तो अब यहाँ पे अगेन हमें पता है जो मियोसिस है वो आपके 2 स्टेजेस में देखने को मिलती है, पहले मियोसिस 1 से जाएगी, फिर मियोसिस 2 से जाएगी। अब अगर मैं बात करूं 1 की, वो है आपकी रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल है, उसी में सब कुछ देखने को मिलेगा। मियोसिस 2 जो है वो इक्वेशनल है, और मैं एक और चीज बोल सकती हूँ, दैट इज लाइक माइटोसिस। ये कैसी है, ये आपकी माइटोसिस के ही जैसी जो है वो होती है, दैट इज मियोसिस 2 एज इट इज, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर एंड ऑल ये आपको मियोसिस 2 में नहीं देखने को मिलता, कहां पे देखने को मिलेगा, इन मियोसिस 1। लेकिन अब पूछा गया है कौन से फेज में, ये आपको बताना है। कितने फेज रहते हैं अगर मैं आपको बताऊं, देखिए पहले आपका प्रोफेज आता है, अगर आपने पढ़ा है पूरी सेल साइकिल तो आपको पता होगा। प्रोफेज के बाद प्रो मेटाफेज भी आता है, प्रो मेटाफेज भी आता है। उसके बाद अगर हम बात करें मेटाफेज आता है, ठीक है। मेटाफेज के बाद जो है वो एनाफेज आता है, और एनाफेज के बाद क्या आता है, दैट इज बेसिकली टीलोफेज, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है। नाउ प्रोफेज जो है वो आपका एज इट इज चलेगा, 1 में भी ऐसे ही चलेगा, 2 में भी सेम ही फेजेस जो हैं वो आपके रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें प्रोफेज की जगह कुछ और हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रोफेज 1 करेंगे मेंशन, यहाँ पे प्रोफेज 2 कर देंगे मेंशन, इतना सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, एंड टीलोफेज 2 कर दिया इन्होंने। तो अब आपको बताना है मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर जो है वो कहां पे होता है। सो क्रॉसिंग ओवर आपका प्रोफेज 1 में होता है। और प्रोफेज 1 में भी अगर मैं बात करूं, ठीक है, प्रोफेज 1 की भी मैं बात करूं तो इसमें आपकी डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो देखने को मिलती है। कौन सी, जैसे कि आपकी जाइगोटीन हो गई, ठीक है, जैसे कि आपकी लेप्टोटीन हो गई, राइट, जैसे कि आपकी पेकाइटीन हो गई, डाइकाइनेसिस हो गई, डिप्लोटीन हो गई, ये सारी स्टेजेस जो हैं ये आपको प्रोफेज 1 में देखने को मिलती है। सो वहीं पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। सो दैट इज हाउ ऑप्शन ए जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। जो सेल साइकिल के फेजेस है ना, उनका करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है कि पहले कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, सीक्वेंस में। अब यहाँ पे है कि G1 है, G1 के बाद S आएगा, S के बाद G2 आएगा, G2 के बाद M आएगा। नेक्स्ट है पहले G2 आता है, G2 के बाद G1 आता है, फिर S आता है, फिर M आता है। काइंड ऑफ दैट कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे G2 है, G2 के बाद यहाँ पे G1 आ गया, G1 के बाद यहाँ पे S आ गया, S के बाद यहाँ पे M आ गया, M के बाद G2 आएगा, ये है। नेक्स्ट या फिर पहले M है, M के बाद यहाँ पे S है, S के बाद G1 है, G1 के बाद जो है वो G2 है, G2 के बाद फिर M है, काइंड ऑफ दैट। या फिर G1 है, G1 के बाद M है, M के बाद S है, M के बाद G2 है, यहाँ पे S है, फिर G1 है। और यहाँ पे देखिए पहले G1 है, फिर S है, फिर G2 है, फिर M है, एंड देन अगेन G1। तो अगर आपने सेल साइकिल थोड़ी सी भी पढ़ी है तो आपको पता होगा फर्स्ट ही ऑप्शन हमारी यहाँ से करेक्ट है। पहले क्या आता है, हाँ जी, पहले की अगर हम बात करें तो पहले कौन से स्टेजेस आपको देखने को मिलते हैं। ओके, सो अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं, यहां से हम G1 से चलते हैं, ठीक है। G1 से चले, उसके बाद आपका S फेज आएगा जहां पे डीएनए रेप्लिकेट करेगा। S फेज के बाद हम G2 में जाएंगे जहां पे सेल प्रिपेयर करेगा किस चीज के लिए, डिवीजन के लिए। G2 के बाद हम जाएंगे M में, ठीक है, माइटोटिक जहां पे डिवीजन हो जाएगी। M के बाद सेल एंटर करेगा G1 में, लेकिन वो एग्जिट भी कर सकता है साइकिल को, और G0 में जा सकता है जो कि रेस्टिंग फेज है, वहां पे कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ हमारा ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाता है, G1 देन S देन G2 देन M। क्लियर। सो यहाँ पे आप पूरी सेल साइकिल जो है उसको देख सकते हो। पहले देखिए यहाँ पे, यहाँ से चले हम G1,
दैट इज द फर्स्ट। G1 के बाद किस में गए हम, S में गए, S के बाद हम किस में गए, G2 में गए, G2 के बाद ये वाला आपका M फेज है, माइटोटिक फेज है यहाँ पे, उसके बाद हम M पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही M के बाद वो फिर से G1 में जाएगा, लेकिन यहाँ पे एग्जिट भी कर सकता है सेल साइकिल को, और G0 में, जिसको हम क्वाइसेंट फेज बोलते हैं या रेस्टिंग फेज बोलते हैं, उसमें भी वो एंटर कर सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए हैं। G1 में क्या देखने को मिलता है, S फेज में आपको क्या देखने को मिलता है, क्लियर। नेक्स्ट आपका G2 में क्या देखने को मिलता है, एंड M में कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो हर जब आप डिटेल में थ्योरी पढ़ते हो ना, तो आप हर चीज को स्टडी करते हो और हर चीज आपको फिर ये इजीली समझ आती है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग G2 फेज। अब यहाँ पे बोला है कि G2 में क्या होता है ना, आपको हर फेज का पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने S की अभी तक बात करी, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें आपकी DNA रेप्लिकेशन देखने को मिल रही थी। क्या देखने को मिल रहा था, दैट इज DNA रेप्लिकेशन। कौन से फेज में, S फेज में। अब आपसे किस में पूछ लिया है, G2 में पूछ लिया है कि बताइए G2 में क्या होता है। साथ ही आपको G1 एंड M में क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे M की बात करूं, तो M दैट इज, इसमें माइटोटिक फेज भी हम इसको बोलते हैं, क्या होगा, दैट इज माइटोसिस, सेल डिवाइड करेगा, है ना। एंड अब यहाँ पे G1 है, G1 जो है दैट इज योर ग्रोथ फेज, ठीक है। अब G2 बताना है आपको कि G2 में क्या होता है, बाकी मैंने आपको बता दिया। DNA इज रेप्लिकेटेड, DNA रेप्लिकेशन तो S में है, ये तो आपकी G2 में है ही नहीं। नेक्स्ट देखो क्रोमोसोम कंडेंस, ये तो आपके M फेज के प्रोफेज में होता है कि कंडेंसेशन होने लग जाती है किस चीज की, क्रोमोसोम्स की, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखो द सेल चेक्स फॉर DNA डैमेज एंड एंश्योर्स रेडीनेस फॉर माइटोसिस। सेल क्या चेक करता है कि डीएनए कहीं से डैमेज तो नहीं है, और किसके लिए वो जो है वो प्रिपेयर करता है खुद को, माइटोसिस के लिए। अब एक चीज देखना, G1 है, G1 से हम गए S में, S से हम गए G2 में, G2 से हम जाएंगे M में, और M से अगेन G1 में, या यहाँ पे G0 में एग्जिट कर गए, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी सेल साइकिल है, पूरा सीक्वेंस है। अब G2 में सेल क्या करेगा, एक तो वो क्या करेगा, बेसिकली चेक करेगा कि डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेशन हो ली है, यहाँ पे डीएनए जो है वो आपका रेप्लिकेट हो लिया है। अब डीएनए रेप्लिकेट हो लिया तो वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कोई उसमें गड़बड़ तो नहीं है, कोई उसमें डैमेज तो नहीं है, तो उसको जो है वो चेक यहाँ पे किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। साथ ही वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा खुद को, किस चीज के लिए प्रिपेयर करेगा कि M फेज में एंटर करने वाला हूँ, अब मैं डिवाइड होने वाला हूँ, ठीक है, माइटोसिस होने वाली है। तो सेल जो है वो क्या करता है, डीएनए डैमेज के लिए चेक करता है, साथ ही अपनी प्रिपेयर करता है खुद को किस चीज के लिए, माइटोसिस के लिए। सो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट देखिए न्यूक्लियर एनवेलप, इसमें ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं देखने को मिलता, वो आपका M फेज का डिस्क्रिप्शन है, प्रोफेज स्टेज का, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब ये आ गया आपका G0 फेज, जिसका जिक्र जो है वो मैं कब से कर रही हूँ, ठीक है। अब G0 फेज ऑफ सेल साइकिल में क्या आपको देखने को मिलता है, तो G0 कब आएगा, जब सेल जो है वो सेल साइकिल को एग्जिट करके जो है वो बाहर चला जाता है, तब आपको फेज देखने को मिलता है, कौन सा, दैट इज G0। अब फर्स्ट देखो, सेल इज एक्टिवली डिवाइडिंग, यहाँ पे क्या होगा, सेल जो है वो बेसिकली आपका एक्टिवली डिवाइड करता है। क्या G0 में डिवाइड करेगा, G0 तो आपका रेस्टिंग फेज है ना, इसको तो मैं क्या बोल रही हूँ, इसको मैं रेस्टिंग फेज जो है वो बोल रही हूँ। अब जब रेस्ट कर रहा है, रेस्ट में काम क्यों करेगा वो, है ना, तो एक्टिवली डिवाइड तो नहीं करेगा। नेक्स्ट, सेल अंडरगोस रैपिड डीएनए सिंथेसिस, क्यों भाई, उसको रेस्ट करने दो ना, उसको क्यों काम करवा रहे हो इतना, तो ये नहीं है। नेक्स्ट है, सेल इज टेम्परली और परमानेंटली इन अ नॉन डिवाइडेड स्टेट। सेल क्या जा रहा है, टेम्परेरी एंटर हुआ है, या परमानेंट ही कौन सी स्टेट में चला गया है, नॉन डिवाइडेड, काम ही नहीं करेगा वो, परमानेंटली चला गया, या कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग पीरियड के लिए चला गया, बिल्कुल G0 में यही जो है वो होता है। सो ऑप्शन सी जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है, वो क्या चला जाता है, टेम्परेरी या परमानेंटली क्या चला जाता है, नॉन डिवाइडिंग स्टेट में। नेक्स्ट है, सेल प्रिपेयर्स फॉर माइटोसिस, नहीं भाई ये भी नहीं होता। सो ऑप्शन सी जो है वो आपकी यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। अब अगर सेल साइकिल की हम बात करते हैं, सेल साइकिल पढ़ते हैं, वहां पे आपके पास दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक आपके आते हैं साइक्लिन्स और दूसरे आते हैं CDKs, ठीक है, एक आगे साइक्लिन्स, दूसरे कौन से आते हैं, दूसरे आते हैं आपके CDKs। तो CDK स्टैंड्स फॉर दैट इज साइक्लिन, C स्टैंड्स फॉर साइक्लिन, D स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंट, ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, ठीक है।
क्या है ये, काइनेजेस है, लेकिन किस पे डिपेंडेंट होके काम करती हैं, साइक्लिन पे डिपेंडेंट होके काम करेंगी, अकेले ये काम नहीं कर सकती। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सीडीकेस बोलते हैं, और ये जो है ये आपके साइक्लिन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है क्या क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे साइक्लिन एक्टिवेट सीडीकेस बाय बाइंडिंग टू देम, कि साइक्लिन्स जो है, सपोज ये क्या है, ये आपके साइक्लिन है, और यहाँ पे ये आपके सीडीके हैं। तो साइक्लिन क्या करते हैं, सीडीके के साथ बाइंड करके उनको एक्टिवेट करते हैं। सेकंड है सीडीकेस एक्टिवेट साइक्लिन्स ड्यूरिंग G1 फेज, कि सीडीकेस जो है वो एक्टिवेट करेंगे साइक्लिन्स को, जो कि खुद किसी पे डिपेंडेंट है, वो उसको कैसे जो है, अगर सपोज करो आप किसी पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि मैं जो है मैं उसके लिए जो है सपोज कुछ भी करूंगा या करूंगी, राइट, तो आप ऑलरेडी डिपेंडेंट हो, वो आपका सारा कुछ जो है वो देख रेख कर रहे हैं, तो आप उनके लिए कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे साइक्लिन है, साइक्लिन पे डिपेंड होकर ये काइनेसिस वर्क करती है, तो ये उल्टा साइक्लिन को कैसे फेवर कर सकती है ना, तो सीडीकेस नहीं एक्टिवेट करते, साइक्लिन्स ही एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट देखो, साइक्लिन इनहिबिट सीडीकेस टू स्टॉप सेल साइकिल, साइक्लिन क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं सीडीकेस को, नहीं भाई, वो आपके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं जो साइक्लिन उनको एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट है साइक्लिन एंड सीडीकेस फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के बिना तो ये काम कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सीडीकेस का नाम पढ़िए, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, साइक्लिन पे डिपेंड होके ही काम करेंगे, अकेले बस का है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे ये है साइक्लिन एक्टिवेट करते हैं सीडीकेस को, कैसे, उनके साथ बाइंडिंग करके। क्लियर हुई बात यहाँ तक, ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द P53 प्रोटीन which plays a role in regulating the cell cycle is best known for its function in, अब जो P53 प्रोटीन है उसका फंक्शन क्या है ये आपको बताना है। अगर आपने सेल साइकिल पढ़ी है, अगेन आपको पता होगा कि P53 प्रोटीन का जो रोल है वो कहाँ पे आता है, डीएनए रेप्लिकेशन को स्टिमुलेट करती है, नहीं, प्रमोटिंग द एस फेज ट्रांजिशन, नहीं, ये भी नहीं करती, इंड्यूसिंग एपोप्टोसिस इन द प्रेजेंस ऑफ इररिपेयरेबल डीएनए डैमेज, बिल्कुल। P53 का रोल कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इन एपोप्टोसिस, कहाँ पे, एपोप्टोसिस। बेसिकली क्या होता है कि अगर क्या हुआ सेल में डीएनए डैमेज है, क्या हो गया, डीएनए डैमेज हो गई, तो उसको रिपेयर के लिए भेजा जाता है, किसके लिए भेजा जाता है, डीएनए रिपेयर के लिए भेजा जाता है। लेकिन अगर उसमें रिपेयर जो है वो पॉसिबल नहीं है, इररिपेयरेबल है, वो रिपेयर हो ही नहीं सकता, तो उसकी क्या करवानी पड़ेगी, नो रिपेयर, नो रिपेयर हो गई, अगर नो रिपेयर वाली ऑप्शन है तो फिर एपोप्टोसिस होती है, कि मतलब उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि हमारे काम का है नहीं, है ना, अगर उसको डैमेज डीएनए वाले सेल को रखा तब तो डिजीज कॉज करेगा, आगे कोई डिसऑर्डर कॉज करेगा, तो इसीलिए क्या कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, एपोप्टोसिस करवा दी जाती है। तो अब यहाँ पे ये P53 करती ही क्या है कि वो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करती है, कब, जब डीएनए डैमेज जो है वो इररिपेयरेबल है, वो रिपेयर नहीं हो सकती। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिंडल चेक पॉइंट, जो आपका स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है वो क्या करता है, वो आपका कहाँ पे होता है, जो एम फेज है बेसिकली ना, G2 to M है, वहां पे प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। तो डिफरेंट आपने चेक पॉइंट्स भी पढ़े होंगे, सेल साइकिल पढ़ी होगी, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सेल साइकिल चेक पॉइंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अब चेक पॉइंट क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, चेक पॉइंट क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि हर एक फेज में जो फंक्शन होना है वो अच्छे से परफॉर्म हुआ है, या उसमें कोई जो है वो डैमेज आपकी देखने को मिल रही है। अगर मिल रही है तो फिर रिपेयर के लिए डीएनए को भेजा जाएगा, अगर नहीं मिल रही है तो फिर ग्रीन सिग्नल देके उसको अगले फेज में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चेक पॉइंट्स करते हैं। तो अब स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है, क्या करेगा, नाम ही देखो इसका काम बता रहा है, डीएनए हैज बीन करेक्टली रेप्लिकेटेड, वो ये क्यों देखेगा, वो तो एम फेज में है, वो तो एस फेज में हो लिया रेप्लिकेशन, नहीं, cell cycle does not proceed until all chromosomes are properly attached to spindle fibers, बिल्कुल। ये क्या करता है, अब स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट क्या करता है कि सेल साइकिल तब तक प्रोसीड नहीं होगी जब तक सारे के सारे क्रोमोसोम जो हैं प्रॉपरली अटैच नहीं हो जाते स्पिंडल फाइबर से। तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट जो है वो इसी चीज को चेक करता है, क्लियर। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, साइक्लिन्स आर सिंथेसाइज्ड बिफोर एम फेज, क्या लेना देना है इसको भाई। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स कंडेंस बिफोर माइटोसिस बिगिंस, नो। ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस 1 बट नॉट ड्यूरिंग माइटोसिस। अब यहाँ पे बोला गया है मियोसिस 1 में एक फेज आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि माइटोसिस में आपको देखने को नहीं मिलता, और वो भी मियोसिस 1 में, 2 की भी बात नहीं यहाँ पे की गई है। फर्स्ट है क्रोमोसोम अलाइन एट मेटाफेज प्लेट,
क्या मियोसिस में मेटाफेज प्लेट जो है फॉर्म नहीं होती है बिल्कुल, अगर हम बात करें। नेक्स्ट है सिस्टर क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है उनकी सेपरेशन माइटोसिस मियोसिस में, ये तो चीजें सेम ही है ना, सेम ही प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज ये तो सेम ही है दोनों में। नेक्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। ये चीज जो क्रॉसिंग ओवर है वो आपकी मियोसिस 1 के प्रोफेज में देखने को मिलती है, और वो आपको ना ही मियोसिस 2 में मिलती है ना ही माइटोसिस में मिलती है। तो बिल्कुल जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हैं वो पेयरिंग करते हैं, ठीक है। पेयरिंग मतलब ऐसे कुछ, ऐसे आपकी एक क्रोमोसोम है लेट सपोज, ठीक है, और ये आप समझ लीजिए उसी का होमोलोगस पेयर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, सपोज होमोलोगस पेयर है, अब यहां से क्रॉसिंग ओवर होगी, मतलब इसका कंटेंट ऐसे ऐसे जो है ये बनेगा, और यहां से ये जो है ये कुछ ऐसे क्रॉस जो है ये बनाएंगे यहाँ पे, और सेगमेंट इनके एक्सचेंज होंगे। अब इसका एक सेगमेंट थोड़ा सा यहाँ चला जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा, एट लास्ट क्रॉसिंग ओवर और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कौन से फेज में, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो वही है मियोसिस 1 में ऐसा क्या देखने को मिलता है, तो भाई क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, जो कि माइटोसिस में हमें नहीं मिलती। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मियोसिस दैट प्रमोट्स जेनेटिक वेरिएशन। कौन सा एक ऐसा फीचर है किसका, मियोसिस का, जो कि क्या प्रमोट कर रहा है, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस जो है उसको प्रमोट करता है। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स ट्वाइस एंश्योरिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। नहीं, डीएनए तो हमें एक ही बार रेप्लिकेट कराना है, 2 बार करवा के हम क्या करेंगे, वो तो फिर आपका डिफेक्टिव हो गया, राइट। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग प्रोफेज 1 एक्सचेंजेस जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। बिल्कुल हमने क्या करवाना है, वेरिएशन। वेरिएशन के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में हमने क्या करवा दिया, क्रॉसिंग ओवर करवा के उनके कंटेंट को एक्सचेंज करवा दिया। एक्सचेंज करवा दिया तो अब हमारे पास जो है, अब इसमें अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो 2 क्रोमेटिड्स एक क्रोमोसोम्स में है, 2 ही दूसरे में है ना, ये है 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 और 4 तो आपको कैसे मिलेंगे, 1 एंड 4 वो आपको पेरेंटल वाले ही मिलेंगे, मतलब उनमें कोई भी एक्सचेंज या कुछ भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। लेकिन वही 2 एंड 3 देखना, इनमें जो है ये आपका क्रॉसिंग ओवर हो गई होगी, तो ये आपको कैसे मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे, और रिकॉम्बिनेंट्स जो है दैट लीड्स टू व्हाट, दैट लीड्स टू वेरिएशंस, म्यूटेशंस जो आपके आएंगे, चेंजेस आएंगे, वेरिएशंस आएंगी, एंड दैट लीड्स टू एवोल्यूशन, ठीक है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो कौन आपका बताता है, जो एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल्स। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्पिंडल फाइबर्स, इसका कोई रोल नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल जेनेटिक सेल्स कुछ भी रोल नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स कैसे बिहेव करती हैं, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो मेटाफेज में क्या होता है, कुछ ऐसा, ये आपका इक्वेटर है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं ये आपके अलाइन हो जाती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जो है वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाती हैं, और यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज मेटाफेज प्लेट। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज मेटाफेज प्लेट, जो है वो स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है आपका। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स अलाइन रैंडमली अक्रॉस द इक्वेटोरियल प्लेन। नहीं, एक लाइन में अलाइन करती हैं। क्रोमोसोम्स कंडेंस इनटू डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स एंड बिगिन टू सेपरेट। नहीं, वो एनाफेज में होते हैं। क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट, ईच अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स। बिल्कुल, ये यहाँ से अटैच होती है, दूसरी यहाँ से अटैच होती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जस्टिफाई कर रहा है किस चीज को, जो मेटाफेज में क्रोमोसोम्स का बिहेवियर जो है वो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स आर इन रिलैक्स स्टेट, अनकंडेंस्ड एंड नॉट विजिबल। ये भी नहीं है, सो ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, basically what is the role of independent assortment in meiosis। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है कि जो बेसिकली आपके लीगल्स हैं दे वो किसी पे डिपेंड होके सेग्रीगेट नहीं करते, वो अलोन जो है विदाउट डिपेंडेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, असॉर्ट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है इट रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स। कैसे, क्या ही स्टेटमेंट है ना। नेक्स्ट है इट लीड्स टू रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूटिंग टू जेनेटिक वेरिएशन। Next है it ensures that chromosomes are replicated before division. No. Last है it allows for exchange of genetic material between sister chromatids. No. ये क्या करता है, ये बोलता है random distribution. Suppose क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं सीड की शेप की, और वहीं हमने दूसरा फैक्टर लिया दैट इज सीड कलर,
ठीक है। शेप में हमने क्या ले लिया, दैट इज राउंड एंड रिंकल। क्या ले लिया हमने, राउंड एंड रिंकल। वहीं हमने सीड कलर में कौन सा ले लिया, लेट सपोज हमने ले लिया दैट इज ग्रीन, ओके, ग्रीन एंड येलो। ठीक है, लेट सपोज जो है ये मैंने ले लिया। अब मैं ये बात कर रही हूं कि अगर मेरे पास यहाँ पे राउंड सीड आ रहे हैं तो राउंड ये नहीं देखेंगे कि ग्रीन है कि येलो है। ठीक है, वो ग्रीन होगा तब भी चले जाएंगे, येलो होगा तब भी सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या है, आपके रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होती है मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स की। उनको स्पेसिफिक नहीं है कि चूज करना है कि मुझे ग्रीन ही चाहिए या मुझे येलो ही चाहिए, तभी मैं जो है अगली जनरेशन में चाहूंगा। ठीक है, और जिसकी वजह से फिर क्या देखने को मिलता है, जेनेटिक वेरिएशन, जो कि हमें चाहिए। क्लियर, सो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमंस मियोसिस अकर्स इन व्हिच टाइप ऑफ सेल्स। अब मैंने ऑलरेडी बात करी आपसे कि यहाँ पे माइटोसिस जो है, माइटोसिस आपकी कौन से सेल्स में देखने को मिलती है, दैट इज बेसिकली इन व्हिच सेल्स, दैट इज इन सोमेटिक सेल्स, राइट। एंड वहीं अगर मैं मियोसिस की बात करती हूँ तो मियोसिस आपकी कौन से सेल्स में देखने को मिलती है, दैट इज बेसिकली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। कौन से सेल्स में, रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब यहाँ से जस्ट चूज करो कौन से रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, सोमैटिक में नहीं, मसल सेल्स में नहीं, एपिथेलियल सेल्स में नहीं, जर्म सेल्स, स्पर्म एंड एग कैसे हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो आपकी यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। चलिए, आई गेस दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देके जा रही हूँ। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन इस होप के साथ देके जा रही हूँ कि आप क्या करेंगे, आप इसका आंसर जो है वो कहाँ पे देंगे, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली देंगे। ठीक है, सो इसी होप के साथ क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस। अब मियोसिस आपकी दो स्टेप में प्रोसीड करती है, एनाफेज 1 में और एनाफेज 2 में, दोनों में। मियोसिस 1 में एनाफेज 1 आएगा, मियोसिस 2 में एनाफेज 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है दोनों के बीच में, एनाफेज 1 और एनाफेज 2 के बीच में। फर्स्ट है, इन एनाफेज 1 homologous chromosomes are separated while in anaphase 2 sister chromatids are separated. Second है, anaphase 1 में sister chromatids are separated while in anaphase 2 homologous chromosomes are separated. Third है, anaphase 1 nuclear envelope reforms while in anaphase 2 spindle fibers attached to chromosomes. Last है, in anaphase 1 crossing over occurs while in anaphase 2 chromosomes align at metaphase plate. चार है, जो भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट लग रही है, करेक्ट ऑप्शन लग रही है, राइट, उसको आप आंसर कर सकते हो। कहाँ पे आंसर करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इन कमेंट सेक्शन। होपफुली आप सभी जो है वो आंसर करोगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के आंसर जो है वो मुझे देखने को मिलेंगे। एंड देन हम फिर डिस्कस करेंगे कल के सेशन में कि किसने आंसर किया और किसका जो है राइट आंसर था। इसी क्वेश्चन के साथ जो है हम प्रोसीड करेंगे। क्लियर, ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली लाइक कीजिए, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके फीडबैक भी जरूर दें, सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।